नमस्कार, मैं देवलाल चौहान गंडापुर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल 10 खबर है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए अभी 10 खबर को सब्सक्राइब करें। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, ताकि पेंशन से जुड़ी अहम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। अगर आप ऐसी महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि पेंशन से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मुद्दे को मजबूत बनाती है और लाखों पेंशन धारकों तक सच पहुंचाने में मदद करती है। तो बिना समय गंवाए आइए आज के इस खास विश्लेषणात्मक एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस समय पेंशन और भविष्य निधि से जुड़े दो बड़े विषय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला विषय ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग का है, जिस पर संसदीय समिति ने फिर से गंभीर टिप्पणी की है। दूसरा विषय ईपीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज का है, जिसे लेकर नौकरी पेशा लोगों के बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ब्याज कब तक खाते में दिखाई देगा, गणना कैसे होती है और वास्तविक लाभ कितना मिलेगा। इन दोनों मुद्दों को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन 21 मार्च 2026 की स्थिति में सबसे जरूरी बात यही है कि हर दावे को तथ्य के आधार पर समझा जाए, क्योंकि इस समय उम्मीदें भी बहुत हैं और भ्रम भी कम नहीं है। सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन के मामले को समझते हैं। संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की मौजूदा व्यवस्था आज की जीवन यापन लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। समिति ने यह भी दर्ज किया है कि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन के लिए अनुदान दिया जाता है, ताकि जिन लोगों की वास्तविक पेंशन 1000 रुपये से कम बनती है, उन्हें कम से कम 1000 रुपये तक लाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम पेंशन मद में औसतन लगभग 980 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के आसपास सरकारी सहायता रही है और 2025 से 26 के बजट अनुमान में इस मद के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कंटेंट रेफरेंस ओएसिटी ब्यूरो इंडेक्स। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। समिति को मंत्रालय ने बताया कि न्यूनतम पेंशन संशोधन का मामला कई बार वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया, लेकिन जवाब लंबित है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 2020 में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव अतिरिक्त बजटीय सहायता के साथ रखा गया था। मई पर उसे वित्त मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी थी। यही प्रस्ताव 2024 से 25 के प्री बजट प्रस्तावों का भी हिस्सा था। इसके बाद समिति ने अपनी पहले की सिफारिश दोहराते हुए कहा कि 2014 की तुलना में जीवनयापन की लागत में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए इस राशि की ऊपर की ओर समीक्षा गंभीरता से की जानी चाहिए। कंटेंट रेफरेंस ओएसिडी मोडेकिटो इंडेक्स 1। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषित नहीं किया है कि न्यूनतम पेंशन 3 गुना हो जाएगी या किसी निश्चित नई राशि पर तुरंत लागू कर दी जाएगी। समिति ने पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर जरूर दिया है, लेकिन 3 गुना बढ़ोतरी अब भी एक पक्की सरकारी घोषणा नहीं है। यही वह जगह है जहां सावधानी जरूरी है। बहुत लोग 3000, 5000, 7500 या उससे ऊपर की अलग अलग राशियों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन समिति की इस रिपोर्ट में कोई अंतिम नई राशि तय नहीं की गई है। रिपोर्ट का केंद्र यह है कि 1000 रुपये अपर्याप्त हैं और सरकार को सहानुभूतिपूर्वक तथा तात्कालिकता के साथ समाधान निकालना चाहिए। कंटेंट रेफरेंस OAI साइट 2 इंडेक्स बराबर 2 फॉर। यह भी समझना जरूरी है कि यह केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनरों का बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जिनकी उम्र अधिक है, आय सीमित है और खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दवाइयां, जांच, इलाज, राशन, किराया, बिजली और अन्य जरूरी खर्चों के बीच 1000 रुपये जैसी राशि से सम्मानजनक जीवन चलाना लगभग असंभव है। यही वजह है कि समिति ने इसे केवल एक संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि मानवीय और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए दोबारा उठाया है। इसलिए अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से फॉलो कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी वास्तविक फैसला आएगा वह लाखों परिवारों की मासिक आय पर सीधा असर डालेगा। इस रिपोर्ट का एक और अहम हिस्सा यह है कि समिति ने मंत्रालय पर नाराजगी भी जताई है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि विभिन्न हितधारकों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के संबंध में जो प्रतिनिधित्व मिले थे, उन पर मंत्रालय ने जो कार्रवाई की स्थिति मांगी गई थी, वह समिति को ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं कराई गई। समिति ने इस रवैये को गंभीरता से लिया और मंत्रालय को भविष्य में अधिक सावधानी तथा तत्परता बरतने को कहा।
इसका मतलब यह है कि संसदीय स्तर पर भी यह महसूस किया गया कि पेंशन के मुद्दे पर पर्याप्त पारदर्शिता और तत्परता नहीं दिखाई गई। अब यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ता है। समिति ने यह भी दर्ज किया है कि ईपीएस 95 योजना का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराया जा रहा है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ताकि योजना की प्रभावशीलता, टिकाऊपन और सुधार की संभावनाएं ठीक से आंकी जा सकें। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन वृद्धि का कोई भी स्थायी निर्णय अंततः वित्तीय व्यवहार्यता, सदस्य संरचना, सरकारी सहायता और दीर्घकालिक दायित्वों से जुड़ा होगा। इसलिए इस पूरी बहस को केवल भावनात्मक अपेक्षा के रूप में नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार की दिशा में भी देखना चाहिए। कंटेंट रेफरेंस ओएसीडी इंडेक्स। अब दूसरी बड़ी जानकारी पर आते हैं, जो ईपीएफ खाते पर ब्याज से जुड़ी है। 4 मार्च 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ जमाओं पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह दर केंद्र सरकार की औपचारिक अधिसूचना के बाद ही सदस्यों के खातों में जमा की जाएगी। इसका मतलब यह है कि बोर्ड की सिफारिश पहला चरण है, जबकि वास्तविक क्रेडिट उससे बाद की प्रक्रिया है। कंटेंट रेफरेंस ओएसीडी 5 इंडेक्स 5 यही सबसे ज्यादा भ्रम होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि जिस दिन ब्याज दर घोषित हुई उसी दिन पैसा खाते में दिखना शुरू हो जाना चाहिए। वास्तव में प्रक्रिया अलग है। पहले सीबीटी दर तय करता है, फिर यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए जाता है और सरकारी मंजूरी के बाद ही ईपीएफओ खातों में ब्याज प्रविष्टि करता है। इसलिए 21 मार्च 2026 की स्थिति में यह कहना सही होगा कि 2025 से 26 के लिए 8.25% ब्याज दर की सिफारिश हो चुकी है, लेकिन अंतिम सरकारी नोटिफिकेशन और क्रेडिट की प्रक्रिया अभी बाकी हो सकती है। कंटेंट रेफरेंस ओएसीडी इंडेक्स। पिछले वर्ष का अनुभव भी यही बताता है। 2024 से 25 के लिए 8.25% ब्याज पर सरकार की मंजूरी बाद में जारी हुई थी और उसके बाद ही खातों में ब्याज क्रेडिट की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसका अर्थ यह है कि ब्याज की घोषणा और खाते में वास्तविक एंट्री के बीच कुछ समय का अंतर सामान्य बात है। इसलिए अगर किसी सदस्य को मार्च के अंत तक अपने पासबुक या यूएएन पोर्टल पर नई एंट्री दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे ब्याज नहीं मिलेगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि ईपीएफ ब्याज की गणना कैसे होती है। नियमों के अनुसार ईपीएफ पर ब्याज पूरे साल के मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर निकलता है। साधारण भाषा में कहें तो साल के दौरान आपके खाते में जो भी बैलेंस बना रहता है, उसी के हिसाब से हर महीने ब्याज की गणना होती है और कुल ब्याज को साल के अंत में जोड़ दिया जाता है। अगर खाते में पहले से बड़ी राशि पड़ी है तो उस पर पूरे वर्ष का प्रभाव पड़ता है। अगर साल के दौरान नई रकम जमा हुई है तो उसे उस महीने के बाद से लेकर वर्षांत तक का लाभ मिलता है। अगर बीच में निकासी की गई है तो निकाली गई रकम पर बाद के महीनों का ब्याज नहीं बनता। यही कारण है कि हर सदस्य के खाते में दिखने वाला कुल ब्याज अलग होता है। इसीलिए बहुत सारे कर्मचारी यह पूछते हैं कि मुझे कितना फायदा मिलेगा। इसका एक ही सही जवाब है कि यह आपके खाते के साल भर के बैलेंस, योगदान, निकासी और समय पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सदस्य के खाते में पूरे साल औसतन बड़ा बैलेंस बना रहा तो 8.25% का लाभ भी अधिक दिखेगा। लेकिन यदि बीच में निकासी हुई है, नई नौकरी शुरू हुई है या योगदान कुछ महीनों तक रुका है, तो कुल ब्याज अपेक्षाकृत कम दिख सकता है। इसीलिए किसी दूसरे के खाते की एंट्री देखकर अपने खाते की राशि तय नहीं करनी चाहिए। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है। ईपीएफ पर 8.25% की दर को आमतौर पर सुरक्षित और अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी रिटर्न माना जाता है, खासकर तब जब इसे सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति बचत ढांचे का हिस्सा माना जाए। यही वजह है कि वेतनभोगी वर्ग के लिए ईपीएफ केवल अनिवार्य कटौती नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पूंजी निर्माण का साधन भी बन जाता है। इसलिए ब्याज की यह दर केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि भविष्य की बचत पर वास्तविक प्रभाव डालने वाली बात है। अगर आप ऐसे ही काम की और सीधे फायदा पहुंचाने वाली जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ईपीएफ हमारी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी छोटी अपडेट भी आगे चलकर बहुत बड़े काम की साबित होती है। अब इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। एक तरफ ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन पर संसदीय समिति ने फिर से दबाव बनाया है और कहा है कि 1000 रुपये की राशि आज के समय में पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश यह दिखाती है कि औपचारिक बचत ढांचे को स्थिर बनाए रखने की कोशिश जारी है। यानी व्यापक रूप से देखा जाए तो श्रम और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के भीतर आए बचत और वृद्धावस्था सुरक्षा,
तीनों सवाल एक साथ सक्रिय हैं। यह केवल अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि नौकरी पेशा और सेवानिवृत्त वर्ग की आर्थिक स्थिति से जुड़े एक बड़े ढांचे के हिस्से हैं। यही कारण है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अफवाह और आधिकारिक स्थिति में फर्क समझना। पेंशन 3 गुना बढ़ने की बात अभी एक पक्के सरकारी आदेश के रूप में सामने नहीं आई है। संसदीय समिति ने केवल इतना स्पष्ट किया है कि मौजूदा राशि अपर्याप्त है और सरकार को ऊपर की ओर संशोधन पर गंभीर निर्णय लेना चाहिए। उसी तरह ईपीएफ ब्याज घोषित होने और खाते में क्रेडिट होने के बीच भी प्रशासनिक प्रक्रिया का अंतर होता है। जो लोग इन दोनों बातों को समझ लेते हैं वे अनावश्यक भ्रम से बच जाते हैं और सही समय पर सही अपेक्षा रखते हैं। आगे क्या हो सकता है, इसे लेकर संतुलित समझ यही है कि ईपीएस 95 पर सरकार पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि समिति की टिप्पणी अब रिकॉर्ड पर है और मंत्रालय पर आगे जवाबदेही भी बनी है। यदि वित्तीय सहमति बनती है तो न्यूनतम पेंशन वृद्धि का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कितनी राशि, कब से और किस रूप में लागू होगी। दूसरी ओर ईपीएफ ब्याज के मामले में सदस्य यह अपेक्षा रख सकते हैं कि सरकारी स्वीकृति के बाद उनके खाते में 2025 से 26 के लिए निर्धारित 8.25% के अनुसार एंट्री की प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए इस समय समझदारी का रास्ता यही है कि पेंशनर अपनी अपेक्षा बनाए रखें, लेकिन किसी अनौपचारिक दावे को अंतिम सच न माने। ईपीएफ सदस्य अपने यूएएन, पासबुक और आधिकारिक ईपीएफओ अपडेट पर नजर रखें। जिनके लिए पेंशन का प्रश्न जीवन यापन से जुड़ा है, उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, और जिनकी भविष्य निधि बचत लंबे समय की सुरक्षा का आधार है, उनके लिए ब्याज की वास्तविक क्रेडिट स्थिति पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर बड़े अपडेट पर आपको साफ, सरल और तथ्य आधारित जानकारी मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में इन दोनों विषयों पर जो भी ठोस प्रगति होगी, उसका असर सीधा आम कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब पर पड़ेगा। फिलहाल सबसे तथ्यपूर्ण निष्कर्ष यही है कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की संसदीय सिफारिश मजबूत हुई है, पर अंतिम सरकारी फैसला अभी बाकी है। और ईपीएफ के लिए 2025 से 26 पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश हो चुकी है, पर खाते में वास्तविक क्रेडिट सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद ही पूरा होगा। इसलिए उम्मीद रखिए, दस्तावेज और जानकारी अपडेट रखिए और हर सूचना को आधिकारिक स्रोत से परखिए। सही जानकारी, सही समय और सही समझ, यही इस पूरे दौर में सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।